ये कहानी है जॉर्डन नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जिसे शेयर मार्केट का एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाता है जिससे वो कुछ ही महीनों में रोड़पति से करोड़पति बन जाता है। उसकी लाइफ एकदम से बदल जाती है। पहले जहां उसे छोटी छोटी नौकरियों के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस धक्के खाने पड़ते थे, अब उसे शेयर मार्केट ने इतना पैसा दे दिया कि अब वो लोगों को नौकरी पर रखता है। जॉर्डन अपनी जिंदगी पूरे मजे से जी रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा खतरनाक होता है जिससे उसके पैसों का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उस पर मुसीबतों का तो मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। आइए देखते हैं कि कैसे रोड़पति से करोड़पति और फिर करोड़पति से रोड़पति जॉर्डन कैसे बना। कहानी की शुरुआत में हमें स्ट्रैटन ओकमोंट नाम की एक बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी दिखाई जाती है जिसका मालिक जॉर्डन बेलफोर्ड है। वो अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ गेम खेल रहा होता है। जॉर्डन अपनी लाइफ बड़े ही मजे के साथ जी रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है। जॉर्डन अपनी लाइफ के इस मुकाम तक कैसे पहुंचा वो खुद ही इस बारे में बताता है। कहता है, अमीर होने से पहले मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही था जिसका पूरा बचपन नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बीता। जब जॉर्डन 22 साल का था तब अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के वॉल स्ट्रीट नाम की एक जगह पर पहुंचता है और उस समय उसकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम है टेरेसा। वॉल स्ट्रीट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। जॉर्डन वहां पहुंचकर रोथचाइल्ड नाम की एक बैंकिंग फर्म में काम करता है। वो यहाँ ब्रोकर की नौकरी कर रहा था जिसमें उसे बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर और स्टॉक्स को बड़े बड़े बिजनेसमैन को खरीदवा कर उन्हें बेचना था। जॉर्डन के बॉस का नाम मार्क होता है। जब जॉर्डन मार्क से मिलता है तो मार्क उसकी तारीफ करने लगता है क्योंकि उसने इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ही शेयर बेच दिए थे। और आज की जॉब खत्म करने के बाद मार्क जॉर्डन को ड्रिंक्स के लिए लेकर जाता है। फिर वो जॉर्डन को टिप्स देता है कि उन्हें तो बस बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपनी बातों में फंसाकर उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचना है, जिससे उन लोगों को लगेगा कि वो और भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। लेकिन अमीर तो असल में हम होंगे क्योंकि उनके खरीदे हुए शेयर्स में हमें कमीशन मिलेगा। फिर हमें शेयर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होना चाहिए। इसके बाद मार्क जॉर्डन को कोकेन ट्राई करने को बोलता है ताकि उसका दिमाग इस काम में लगा रहे। अगले 6 महीनों तक जॉर्डन अपनी लाइफ बड़े ऐशो आराम से जी रहा था, जिसके बाद एक दिन उसे स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस मिल जाता है और अब वो एक सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर बन चुका था। लेकिन उसी दिन वॉल स्ट्रीट का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था। जिस कंपनी में जॉर्डन काम कर रहा था वो कंपनी 1 महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से तबाह हो चुकी थी और उसमें काम कर रहे जॉर्डन के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है और इसी वजह से उसे पैसों की तंगी हो जाती है। जॉर्डन की वाइफ टेरेसा उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग को बेचने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्डन उसे मना कर देता है और फिर न्यूज़पेपर में दूसरे टाइप की जॉब ढूंढने लगता है। टेरेसा उसको न्यूज़पेपर से स्टॉक ब्रोकर की ही जॉब ढूंढ कर दे देती है जो कि लॉन्ग आइलैंड नाम की एक जगह पर थी। अगले दिन जॉर्डन इन्वेस्टर सेंटर नाम की एक फर्म में पहुंचता है, जहां जाकर यहाँ पर जॉर्डन ड्वेन नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसे अपनी फर्म के बारे में बताता है कि वो छोटी छोटी कंपनीज के शेयर बेचते हैं जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। इन शेयर्स को छोटे लोग खरीदते हैं जैसे कि प्लम्बर, पोस्टमैन, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोग। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बड़े शेयर्स पर किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका था। लेकिन ड्वेन जब उसे कमीशन रेट के बारे में बताता है तो जॉर्डन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर में सिर्फ 1% कमीशन मिलता था, मगर यहाँ पर शेयर बेचने पर उसे 50% कमीशन मिलेगा। मतलब $10,000 बेचने पर उसे $5,000 का कमीशन ही मिल जाएगा। इसके बाद जॉर्डन यहाँ पर ज्वाइन करके अपना फोन घुमाकर स्टॉक्स बेचना शुरू कर देता है और फिर जॉर्डन एक जॉन नाम के आदमी को पेनी स्टॉक्स के बड़े आउटपुट का फायदा बताकर उससे $4,000 के शेयर खरीदवा देता है। और अब ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपनी बातों में फंसाने की स्किल्स का यूज करके बहुत सारे शेयर्स बेचकर खूब पैसा कमाने लगता है। उन पैसों से वो येलो कलर की जैगुआर तक खरीद लेता है। अपने अच्छे दिन आने पर जब एक दिन जॉर्डन कैफे में जाता है तो उसे वहां पर अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाला डोनी नाम का एक आदमी मिलता है जो जॉर्डन को पहचान लेता है और उसकी कार देखकर पूछता है, तुम क्या काम करते हो? जॉर्डन बताता है, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। डैनी तो यकीन ही नहीं करता, इसलिए वो उससे उसके पिछले महीने की इनकम पूछता है। जॉर्डन कहता है $72,000। डोनी को उस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो जॉर्डन से प्रूफ मांगता है और कहता है, अगर ये सच हुआ तो मैं आज ही अपनी नौकरी छोड़ दूंगा
जहाँ वो फर्नीचर बेचने का काम करता है। फिर जॉर्डन डोनी को अपनी सैलरी स्लिप दिखा देता है और उसे देखते ही डोनी अपने बॉस को कॉल करके नौकरी छोड़ देता है और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं जो साथ में हर नशा करते हैं। और फिर जॉर्डन डोनी को ब्रोकर की ही नौकरी दिलाकर उसे काम सिखा देता है। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त एक छोटे से गैराज को रेंट पर लेकर अपनी खुद की स्टॉक ब्रोकर फर्म बना देते हैं और उसके लिए वो अपने आसपास के लोगों को ही पकड़ने लगते हैं जो पेशे से ड्रग्स और वीड स्मगलर थे, क्योंकि इन्हें सेल्स की काफी अच्छी नॉलेज होती है। बातों बातों में जॉर्डन एक आदमी को एक पेन बेचने के लिए कहता है, पर वो आदमी बहाना बना देता है। इसके बाद ब्रैड नाम का एक ड्रग डीलर जॉर्डन को उसका नाम एक पेपर पर लिखने के लिए कहता है, पर जॉर्डन बोलता है मेरे पास पेन नहीं है। तभी ब्रैड उसे पेन खरीदने को बोलता है, जिसे देखकर जॉर्डन इंप्रेस हो जाता है, मगर वहाँ बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर जॉर्डन उन्हें समझाता है कि किसी भी चीज को बेचने से पहले सामने वाले के दिमाग में उसकी डिमांड क्रिएट करो, जिसके बाद तुम उसे वही चीज सप्लाई कर दो। इसे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है और इस बात को उन्हें अगर वो स्टॉक मार्केट में यूज करेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिससे यहाँ बैठे सभी लोग रईस बन जाएंगे। उसकी इन बातों पर विश्वास करके ये लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर डोनी के साथ अपनी फर्म खोल लेता है। कुछ समय तक तो ये लोग छोटे छोटे लोगों को घटिया शेयर्स बेचकर पैसा कमा रहे थे, क्योंकि जॉर्डन और डोनी को छोड़कर किसी को भी रियल और बड़े बिजनेसमैन से बात करना नहीं आता था। इसलिए जॉर्डन ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी फर्म को स्ट्रैटन ओकमेंट नाम दे दिया, जिस नाम को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये लोग छोटे छोटे शेयर्स बेचकर थक चुके थे, इसलिए अपनी टीम को सेल सिखाने के लिए वो इनकी बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात कराता है और उन्हें स्टॉक्स बेचना सिखाता है, जिससे ये लोग कम दाम के स्टॉक्स को ज्यादा भाव में बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेचते हैं और इसमें बचा हुआ प्रॉफिट और कमीशन इन्हीं के पास रहता है और उनके क्लाइंट्स को नुकसान होता है। धीरे धीरे ऐसा करते हुए जॉर्डन अपने साथियों की मदद से एक छोटी सी फर्म को एक बहुत बड़ी कंपनी बना देता है, जिसमें हजारों लोग और ऐड हो जाते हैं और फिर ये लोग एक साथ स्कैम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और हर हफ्ते जॉर्डन अपने लोगों के लिए पार्टी रखता है, जिसमें ड्रग्स और बहुत सारी लड़कियां भी शामिल होती हैं। तभी एक दिन फोर्ब्स के लोग उसका इंटरव्यू लेकर उसके बारे में अपनी मैगजीन में छाप देते हैं, जिसमें उसके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ लिखा था और इसी से जॉर्डन पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। और तो और उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी आने लगते हैं। फिर जॉर्डन दया दिखाते हुए उनमें से स्किल्ड लोगों को हायर करके उनकी जिंदगी संवार देता है। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी जॉर्डन के इस स्कैम के बारे में पता चल जाता है, इसलिए गवर्नमेंट जॉर्डन की जांच के लिए इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक को हायर करती है। इसी के साथ कहानी में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और एक दिन जॉर्डन के पिता मैक्स उससे मिलने आते हैं, जो उसको खर्चे कम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जॉर्डन अपने दोस्तों और वर्कर्स पर उन्हें मजे कराने के चक्कर में आंख बंद करके दौलत लुटा रहा था और उसके बिल को मैक्स ने देख लिया था, इसीलिए वो अपने बेटे को समझाने आया था। मैक्स जॉर्डन को ये स्कैम बंद करने के लिए कहता है, मगर जॉर्डन कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त और एम्प्लॉयज भी मेरे साथ अय्याशी करें। इस पर उसके डैड कहते हैं तुम्हें अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता और वक्त आने पर यह अय्याशी पत्तों की तरह बिखर जाएगी। एक दिन जॉर्डन अपने एम्प्लॉयज को अपने बीच हाउस पर पार्टी देता है, जहाँ पर एक मॉडल नाओमी अपने बॉयफ्रेंड ग्लेयर के साथ आती है, जिसे एक बार देखते ही जॉर्डन उस पर फिदा हो जाता है और जॉर्डन की वाइफ उसे दूर खड़ी देख रही होती है। नाओमी को भी जॉर्डन पसंद आ जाता है और अगले दिन की शाम को ही दोनों डेट पर चले जाते हैं। डेट के बाद जॉर्डन उसे अपनी सुपरा में उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ नाओमी उसे अपने घर में बुलाती है और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी बीच उसकी वाइफ उसे कॉल करके डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन जॉर्डन उसे इग्नोर करके अपने काम में लगा रहता है। दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं, लेकिन एक दिन टेरेसा जॉर्डन को पकड़कर खूब लड़ती है और उसे डिवोर्स देकर चली जाती है। इससे जॉर्डन काफी हर्ट हो जाता है, मगर फिर वो नाओमी को अपने घर में ही रखने लगता है। नाओमी उसके घर को अच्छे से डेकोरेट कर देती है। जॉर्डन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। कुछ दिनों में जॉर्डन ब्रांड के नाम से स्टॉक्स खरीदता है और खुद से स्टॉक्स का रेट बढ़ाकर स्टॉक्स बेचकर उनसे प्रॉफिट निकालकर स्टॉक मार्केट में काफी हेराफेरी करने लगता है। ऐसी बहुत सारी तरह तरह की हेराफेरी और स्कैम करते हुए जॉर्डन खूब सारे पैसे कमा लेता है, जिसके बाद उन्हीं पैसों से रिंग खरीद कर नाओमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नाओमी भी शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी के पहले जॉर्डन अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाता है, जिसमें ड्रग्स, वीड
और भी कई तरह के नशे और खूब सारी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। फिर कुछ दिनों में जॉर्डन नाओमी से शादी करके उसे एक बड़ी सी याट और एक आइलैंड पर खरीदे हुए अपने मेंशन को उसे गिफ्ट कर देता है। अब हमें 1.5 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें अब इन दोनों की एक 1.5 साल की बेटी भी है। जब जॉर्डन सो रहा होता है, उसे नाओमी पानी डालकर उठाती है और उससे एक लड़की का नाम पूछती है, जिससे जॉर्डन का नाओमी के बाद भी अफेयर चल रहा था। नाओमी को इसके बारे में तब पता चलता है जब वो उस लड़की से मिलकर रात को एक हेलीकॉप्टर से घर में वापस आया था। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉर्डन का ऑफिस दिखाया जाता है और उसी दिन जॉर्डन अपनी कंपनी से एक जूते बनाने वाले कंपनी के मालिक स्टीव से टाई अप करके उसके 85% शेयर्स को अपना बनाकर बेचने वाला है, जिससे स्टॉक मार्केट में आईपीओ भी कहा जाता है। आईपीओ निकालने वाले दिन का जॉर्डन और उसके पार्टनर्स को महीनों से इंतजार था, क्योंकि अगर उनका ये प्लान सफल रहा तो उनके पास करोड़ों डॉलर्स आ जाएंगे। इस दिन जॉर्डन अपने लोगों को अमीरी के सपने दिखाकर और उनमें पैसों का ईगो भरकर उन्हें आम जनता को कॉल कर स्टीव के शूज खरीदने को बोलता है, जिससे स्टीव के जूते बिकेंगे और उसकी कंपनी के स्टॉक रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। फिर जॉर्डन स्टीव की कंपनी के खरीदे हुए शेयर्स को बाजार में उतार कर उनसे खूब पैसे कमाएगा, जिसके बाद उसके सारे कर्मचारी अमीर बनने का सपना देखते हुए लोगों को कॉल करना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उसके खरीदे हुए सारे शेयर्स का प्राइस बढ़ने लगता है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उन लोगों को 3 घंटे के अंदर $22 मिलियन का प्रॉफिट हो जाता है। इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और दूसरी तरफ जॉर्डन की इन्हीं हरकतों और स्टॉक मार्केट स्कैम्स पर ऑफिसर पैट्रिक काफी समय से नजर रखे हुए था और अब उसके साथ FBI भी जुड़ जाती है। जॉर्डन को इन लोगों की जानकारी उसकी शादी के फोटोग्राफर से मिलती है, जिससे पैट्रिक ने उसकी शादी की फोटो और वीडियोस मांगी थी। और अब जॉर्डन पैट्रिक से मिलने के लिए उसे अपने यॉट पर बुलाता है और उससे पूछता है कि मेरी कंपनी की जांच क्यों कर रहे हो। पैट्रिक उसे उसके स्कैम्स के बारे में बताता है, जिस पर गॉर्डन उसे घूस देने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें खुद गाइड करूंगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मगर पैट्रिक उसे हंसते हुए मना कर देता है, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। जिसके बाद जॉर्डन उसे यार्ड में नोटों की गड्डी दिखाते हुए भगा देता है, ये कहते हुए कि देखो तुम्हारी साल भर की कमाई है जिसे मैं कुछ ही पलों में उड़ा सकता हूँ। उनके जाते ही जॉर्डन कुछ डरा हुआ दिखता है। इसके बाद वो नाओमी के साथ स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करता है, ताकि वो वहाँ के स्विस बैंक में अपना पैसा छुपा सके। और स्विट्जरलैंड जाने से पहले जॉर्डन अपने ऑफिस में जाकर थोड़ा और पैसा बना लेता है और इसके बाद वो स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग स्विस बैंक में एक वकील से बात करते हैं, जिसकी बात मानकर जॉर्डन स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए किसी रिश्तेदार को ढूंढने लगता है, जिसके नाम पर वो लोग अपनी ब्लैक मनी को जमा करा सकें। इसलिए किसी रिश्तेदार को ढूंढते हुए वो नाओमी की आंट एमा के पास जाकर उनसे बात करके स्विस बैंक में खाता खुलवाकर ब्रैड की मदद से $20 मिलियन स्विस बैंक में डलवा देता है। वहीं डोनी जब ब्रैड को पैसे जमा करवाने के लिए उससे मिलने जाता है, तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिसे वहाँ खड़ी पुलिस भी देख रही होती है। इसी हाथापाई में डोनी से उसका पैसों भरा बैग गिर जाता है और फिर पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। डोनी फटाफट अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, मगर ब्रैड को पुलिस वाले बहुत सारे पैसों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। इस हादसे के बाद डोनी घबरा जाता है, इसलिए खुद को शांत करने के लिए वो जॉर्डन के साथ एक बहुत ही रेयर नशीला ड्रग्स लेने लगता है, मगर ड्रग के एक्सपायर होने की वजह से उन्हें नशा नहीं होता। तभी जॉर्डन के पास उसके ही हायर किए हुए प्राइवेट डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो उसे किसी फोन बूथ से बात करने को बोलता है। जब जॉर्डन उससे बात करता है तो उसका इन्वेस्टिगेटर उसे बताता है FBI वाले उसके कॉल रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैड उनकी गिरफ्त में चला गया है। इसी बात पर जॉर्डन को डोनी पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उससे बात करते करते जॉर्डन को डोनी की लाई हुई ड्रग का असर होने लगता है, जिससे वो नशे में रेंगते हुए अपनी कार तक जाने लगता है, लेकिन उसका पैर अपनी कार के हैंडल में फंस जाता है। तभी उसे नाओमी का कॉल आता है, जो उसे बता रही होती है कि डोनी नशे में किसी स्विस आदमी से बात कर रहा है, जिसकी बदौलत उन्होंने स्विस बैंक में खाता खुलवाया था। ये सुनकर जॉर्डन धीरे धीरे अपनी कार को बिना कहीं ठोके घर तक पहुंच जाता है और डोनी से फोन छीनने लगता है। उसे ऐसा करते देख उसकी बच्ची डर जाती है। जॉर्डन अपने नशे की हालत में ही ब्रैड की बात पर डोनी से लड़ने लगता है और लड़ने के बाद जॉर्डन सोने चला जाता है। जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने 2 पुलिस वालों को देखता है। ये लोग उसे कल रात को जब वो नशे की हालत में कार चला रहा था, जिसमें उसने बहुत तोड़फोड़ करी, उसी के लिए ये लोग उसे लेने आए थे। जब वो बाहर आता है अपनी कार को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सुपरा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसने कितनी अच्छी ड्राइविंग की होगी, क्योंकि नशे की हालत में तो उसे लग रहा था कि उसने गाड़ी सही चलाई है, लेकिन रियलिटी तो बिल्कुल अलग थी। कुछ देर बाद जॉर्डन वहाँ से छूट जाता है, क्योंकि पुलिस
वालों के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते और ब्रैड भी 3 महीने की जेल की सजा काटकर वापस आ जाता है। ये जॉर्डन के लिए खुशखबरी इसलिए थी क्योंकि उसने डोनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रख रही थी, जिस वजह से उसका क्राइम डिपार्टमेंट का एक दोस्त और उसके डैड मैक्स उसे समझाते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट में घोटाले पर जुर्माना भरकर कंपनी से इस्तीफा दे दे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और बाकी की जिंदगी आराम से काट सकेगा। इसलिए जॉर्डन डोनी को अपनी सीट देकर कंपनी से इस्तीफा देने लगता है। उसके ऐसा करने पर उसके साथी और एम्प्लॉइज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जॉर्डन उनकी लाइफ के सबसे खराब हिस्से में सही रास्ता था, जिसने उन पर भरोसा कर उनको जॉब देकर उनकी मदद करी थी। अगले ही पल वो उन सभी को सरप्राइज दे देता है, कहता है मैं कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा, मैं गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकूंगा। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन ब्रैड के जेल से बाहर आने के बाद उसके लिए पार्टी रखता है। जॉर्डन के गवर्नमेंट की डील ठुकराने पर अब पैट्रिक उसके पीछे फिर से पड़ जाता है और अब वो उसको कंपनी के हर पेपर दिखाने के लिए नोटिस भेजना चालू कर देता है। फिर गवर्नमेंट अपने 3 एजेंट से जॉर्डन और उसके साथी स्टीव की कंपनी के आईपीओ के बारे में पूछताछ करने लगती है। जॉर्डन का साथ देते हुए कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता, जिस पर गवर्नमेंट उसे देश ना छोड़ने का बोलकर उसे जाने देती है। थोड़े दिन बाद जब जॉर्डन और डोनी अपनी याट पर बैठे होते हैं, तभी उनके पास नाओमी आती है, जो उसे बताती है कि उसकी आंट एमा मर चुकी है। ये सुनकर जॉर्डन शॉक हो जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके $2 करोड़ एमा के खाते में पड़े थे। इसके बाद वो अपने स्विस एजेंट को कॉल करता है, जो उसको जल्दी से उसके पास आने को बोलता है, ताकि वो आंट एमा की साइन कॉपी कर जॉर्डन को उसका वारिस बना दे। अपने कैप्टन को बुलाकर जॉर्डन स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक तूफान आता है, जिसकी वजह से उसकी याट में पानी भरने लगता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो याट को टक्कर मारकर तोड़ देती है और इसके बाद इन्हें बचाने के लिए इटालियन नेवी वहां आ जाती है। उनको बचाने के बाद जब जॉर्डन अपने एक प्लेन को उन्हें लेने के लिए बुलाता है, तो वो भी पानी में क्रैश हो जाता है और इसी से जॉर्डन की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। अगले ही दिन जॉर्डन और उसके पार्टनर्स को एक एक करके FBI पकड़ लेती है और कोर्ट उसे जमानत के लिए $10 मिलियन का जुर्माना लगाती है। कुछ दिनों बाद जॉर्डन से डोनी मिलने आता है और उससे उसके हालचाल पूछता है। इस पर जॉर्डन उसे बताता है कि उसे वकीलों की फीस और पेनल्टी भरने के लिए घर को गिरवी रखना पड़ रहा है। डोनी कहता है तुम पैसों की चिंता मत करो, और फिर जॉर्डन अपने वकील के साथ गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलता है, जो उसे उसके किए हुए स्कैम की सजा बताते हैं, जिसमें उसे 20 सालों की सजा होगी। इसके बाद वो ऑफिसर से डील करने को बोलता है, जहां ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी जिसने भी मदद की उसका नाम बता दो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इस टॉपिक पर जॉर्डन नाओमी से पूछता है क्या मुझे अपने दोस्तों के खिलाफ जाना चाहिए, मगर यहाँ नाओमी उसका साथ ही नहीं देती, कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए और साथ ही अपने बच्चों की कस्टडी लेने को कहती है। इससे जॉर्डन को एक और झटका लगता है और फिर लड़ाई में दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं। फिर जॉर्डन ड्रग्स लेकर अपनी बच्ची नाओमी से छुड़वाकर उसके साथ अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकलने के लिए जब अपनी कार को रिवर्स मारता है, तो नाओमी अपनी बच्ची के लिए गेट लॉक कर देती है, जिससे कार बड़ी ही तेजी से गेट को तोड़ते हुए एक बड़े से पिलर में टकरा जाती है और इस हादसे में दोनों बाप बेटी घायल हो जाते हैं। नाओमी अपनी बच्ची को वहां से ले जाती है। अगले दिन गवर्नमेंट के एजेंट जॉर्डन की चेस्ट पर माइक लगा देते हैं, ताकि वो उस पर और उसकी बातों पर नजर रख सके। इस बार जॉर्डन गवर्नमेंट की डील को स्वीकार कर लेता है, जिसमें वो उनको अपने लोगों के नाम देकर गवर्नमेंट का गवाह बनने के लिए तैयार था। जॉर्डन इस बारे में डोनी को अलर्ट करने के लिए एक पेपर पर लिखकर बता देता है कि मैंने माइक पहना हुआ है। और अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है, तो उसको लेने के लिए कुछ ऑफिसर्स आए होते हैं, जो उसको जेल ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि इन ऑफिसर्स को डोनी के लिए लिखे हुए पेपर के बारे में पता चल चुका था। उसी दिन FBI वाले जॉर्डन के ऑफिस में जाकर छापा मार देते हैं। डोनी को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए वो अपने कंप्यूटर से जरूरी फाइल्स हटा रहा था। जॉर्डन ने जिन जिन लोगों का नाम बताया होता है, FBI वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए जॉर्डन को नेवाडा की जेल में सिर्फ 3 साल की सजा मिलती है। जॉर्डन के माँ बाप अपने बेटे को जेल जाते देख दुखी हो गए थे। इसके बाद वो अपनी जिंदगी के 3 साल जेल में काटेगा। मूवी के एंड में जॉर्डन जेल से बाहर आ गया होता है और एक सेमिनार में बैठे लोगों को उसको पेन बेचने को कहता है। इसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज